सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में दिनों दिन कोरोना वायरस महामारी के केस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 4,271 केस मिले तो वहीं 5,434 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। अब प्रदेश में रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या 3,42,000 है। कुल रिकवरी प्रतिशत 85.80 है। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 50,883 है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में 1 करोड़ टेस्ट की संख्या को पार कर लिया गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1,61,000 टेस्ट किए गए। अब तक कुल 1,98,896 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। यूपी देश का पहला राज्य है जिसने 1 करोड़ टेस्ट की संख्या पार की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर दायर याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। याचिका में श्री कृष्ण जन्म स्थान से ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई थी। सिविल कोर्ट के न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद यह फैसला किया है। दरिंदगी की शिकार हाथरस की युवती की मौत पर अब पीएम मोदी ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को फोन किया और इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी की पहल की जानकारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ही ट्विटर पर दी। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाथरस की घटना पर वार्ता की है और कहा है कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। दरअसल हाथरस में दुष्कर्म पीड़िता ने दिल्ली के एम्स में दम तोड़ दिया था। वहां उसका शव रात को हाथरस पहुंचा। कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस ने परिजनों पर दबाव डालकर शव का रात में ही अंतिम संस्कार करवा दिया। मामले में यूपी पुलिस पर हीला हवाली का रवैया अपनाने का आरोप पहले से ही लग रहा था। अब इस घटना से पुलिस के साथ साथ योगी सरकार की किरकिरी तो हो ही रही है। कहीं न कहीं बीजेपी पर भी दलित विरोधी होने का आरोप लग रहा है। इससे दबाव में आए योगी सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है और अब खुद पीएम ने योगी से बात की है। हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथरस जाने की खबरों के बीच नोएडा पुलिस अलर्ट हो गई है। प्रियंका को हाथरस जाने से रोकने के लिए पुलिस डीएनडी फ्लाईओवर पर एक गाड़ी की गहनता से जांच कर रही है। इसी कारण डीएनडी पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। ट्रैफिक जाम के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने हाथरस में हुई गैंगरेप की घटना को क्रूर बताया। उन्होंने ट्वीट किया कि हाथरस में जो कुछ भी हुआ वह अमानवीय है। यह क्रूरता की हदों के पार है। उम्मीद है कि इस घोर अपराध के दोषियों को सजा मिलेगी और पीड़ित के साथ न्याय होगा। कोहली फिलहाल इंडियन प्रीमियर लीग खेलने के लिए यूएई में है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने हाथरस दुष्कर्म मामले में देश के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों को खत लिखकर इस पर संज्ञान लेने को कहा है। स्वाति मालीवाल ने खत लिखकर अपील की है कि अदालत इस मामले का संज्ञान ले और गलत काम करने वाले अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई हो। प्रदेश के हाथरस की हृदय विदारक घटना के बाद सरकार भी तेजी से हरकत में आ गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच के साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय और मदद दिलाने की जिम्मेदारी हाथ में ली है। उन्होंने पीड़ित परिवार से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उसके तुरंत बाद ही परिवार को 25 लाख रुपए, एक सरकारी नौकरी और शहर में घर देने का ऐलान कर दिया गया। युवती के पिता ने सीएम योगी से दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि आरोपितों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सरकार पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करेगा।
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 28 साल बाद आडवाणी, मुरली समेत 32 आरोपी बरी। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई सबूत ही नहीं ला सकी, ढांचा अज्ञात लोगों ने गिराया। बाबरी मस्जिद ढांचा ढहाए जाने के 265 दिन बाद मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया। उसे पता करना था कि किसने साजिश रची, किसने ढांचा गिराया। सीबीआई टीम करीब 3 साल जांच करती रही, फिर सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में ही सुनवाई शुरू हुई। आखिरकार फैसला आ गया, बाबरी से सब बरी कर दिए गए। सब यानी सभी 32 आरोपी जो जिंदा हैं। वैसे कुल 48 आरोपी थे, जिनमें से 16 की मौत पहले ही हो चुकी है। घटना के 28 साल बाद फैसला सुनाने वाले सीबीआई कोर्ट के जज एसके यादव ने 2300 पन्ने लिखे हैं। ये उनका आखिरी फैसला है। उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। फैसले में जज ने कहा कि सीबीआई किसी के भी खिलाफ एक भी आरोप साबित नहीं कर सकी, इसलिए लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी आरोपी बरी किए जाते हैं। ये सब राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरे थे। ये इत्तेफाक ही है कि इसी बाबरी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला भी 30 सितंबर को ही आया था, लेकिन 10 साल पहले। विशेष अदालत के फैसले के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि हम सभी के लिए यह खुशी का पल है। अदालत के आदेश के बाद हमने जय श्री राम का नारा लगाया। यह फैसला राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति मेरे व्यक्तिगत और बीजेपी के विश्वास तथा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आडवाणी ने कहा कि लाखों देशवासियों के साथ वे भी अब अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबरी विध्वंस के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सत्यमेव जयते के अनुरूप सत्य की जीत हुई। मुख्यमंत्री योगी के सूचना सलाहकार मृत्युंजय कुमार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला स्पष्ट करता है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर वोट बैंक की राजनीति के लिए देश के पूज्य संतों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों को बदनाम करने की नियत से उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर बदनाम किया गया। बाबरी विध्वंस मामले में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। आज एक बार फिर सत्य की जीत हुई है। भारतीय न्यायपालिका की जय। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी ट्वीट करके सत्यमेव जयते लिखा। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि अब बुजुर्ग आरोपी चैन से जी सकेंगे। उन्होंने कोर्ट के फैसले का सम्मान करने को कहा। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने भी ढेर सारे साक्ष्य इकट्ठा किए थे जिसके आधार पर फैसला सुनाया गया। हम इसका स्वागत व सम्मान करते हैं। इसमें कई आरोपितों की मौत हो चुकी है जबकि बाकी बुजुर्ग हो चुके हैं। अब वे चैन से जी सकेंगे। कोर्ट के फैसले पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफर याब जिलानी ने नाखुशी जताई है। उन्होंने कहा कि वह इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, वह हाईकोर्ट जाएंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को नाइंसाफी करार देते हुए कहा कि मैं बतौर भारतीय मुस्लिम आज अपमान, शर्म और असहाय महसूस कर रहा हूं, बिल्कुल वैसा ही जैसा 1992 में युवावस्था में किया था। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से इस फैसले को चैलेंज करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वह न्याय का मामला है और आज बीजेपी इस मसले की वजह से ही सत्ता में है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने राजकीय माध्यमिक कॉलेजों के लिए 737 अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित किया है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 का हिंदी विषय की महिला वर्ग शाखा का रिजल्ट आया है। सभी का चयन औपबंधिक रूप से किया गया है। अब सामाजिक विज्ञान विषय पुरुष व महिला शाखा के रिजल्ट का इंतजार है। बता दें कि इन विषयों का अंतिम रिजल्ट पेपर लीक प्रकरण में फंसा था। पहले स्थान पर उषा देवी व दूसरे स्थान पर संजू मौर्य व तीसरे स्थान पर कंचन द्विवेदी का चयन हुआ है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में जीत का लक्ष्य लेकर पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर दस्तक दे। कार्यकर्ताओं की मेहनत और पीएम मोदी व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा गांव, गरीब, किसान व लोक कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों से पंचायत चुनाव में भी ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। बहराइच जिले में नगरौर गांव में बकरी चराने के लिए गए 3 बालक की खेलने के दौरान तालाब में गिरने से मौत हो गई। 3 मासूमों की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हाथरस के बाद बलरामपुर में एक युवती के साथ बर्बरता हुई है। जानकारी के मुताबिक एक कॉलेज छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया। पीड़िता की मौत हो गई। तो वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि युवती हाथ में ग्लूकोज ड्रिप के साथ रिक्शा से अपने काम से घर लौट रही थी। इसके बाद उसके परिवार वाले उसे अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। नामजद आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आगे की जांच की जा रही है। कॉलेज छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बागपत में देर रात अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप मच गया। फायरिंग की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर दौड़े, लेकिन बदमाश उनके पहुंचने से पहले ही मौके से फरार हो गए। एक युवक मौके पर घायल हालात में मदद के लिए चिल्ला रहा था, तो उसका साथी लहूलुहान अवस्था में जमीन पर अचेत पड़ा था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया, जहां एक युवक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि साथी को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।